स्टूडेंट्स, साक्षी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे कि रे डायग्राम द्वारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि पहले ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हम डब्बा वाला माध्यम से बता दिए थे, जो कि आसान होता है कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनाने में। हालांकि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, वैसे पूछा नहीं जाता है, वैसे आपको सिर्फ समझने के लिए होता है। तो आज रे डायग्राम के द्वारा हम लोग जो है अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो प्राप्त करने के जो नियम है वो पहले आपको ये 4 नियम जानना होगा। उसके बाद जो है हम लोग अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है उसको देखेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसे कि पहला रूल आप देख सकते हैं कि रूल नंबर जो 1 है वो क्या है कि देखिए अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। तो पहला रूल ये है कि जो मुख्य अक्ष के जो समांतर जब भी प्रकाश की किरणें अनंत से आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और ये मुख्य अक्ष के जो समांतर जो प्रकाश की किरण जो आई है वो फोकस से होकर के गुजरता है। तो पहला रूल ये है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, और जब वो अवतल दर्पण से, जैसे ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, इसको शो कर देते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण से जब वो टकराता है तो वो फोकस से होकर के जो है गुजरता है। तो रूल नंबर पहला ये है। फिर रूल नंबर 2 देखिए आप, रूल नंबर 2 में क्या है कि जब अगर प्रकाश की किरण फोकस से गुजरे तो फिर वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप रूल नंबर 2 में कि ये देखिए प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आ रही है तो ये किसके पैरेलल गई है, समांतर गई है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई है। तो ये रूल नंबर 2 आपको भी याद रखना होगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 जो है क्या है कि इधर देखिए आप कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आएगी तो वो वक्रता केंद्र से होकर ही चले जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरह काम करती है। ठीक है, तो इधर से जो वक्रता केंद्र से होकर के जो आती है वो वक्रता केंद्र से ही होकर चले जाती है। तो ये रूल नंबर आपका 3 है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट जो है रूल नंबर 4 वो ये है कि प्रकाश की किरण जब ध्रुव पर आकर टकराती है, जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से वो जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ थीटा कोण बन रहा है तो थीटा कोण उधर भी बनेगा। इसका कारण आप जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन में पढ़े होंगे कि जो प्रकाश की किरणें जो होती है वो जो दोनों साइड जो है बराबर कोण बनाता है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से जाती है। ठीक है ना, तो उसका जो बराबर जो उधर भी आपतन कोण और इधर भी परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। या आप इसको साधारण भाषा में ये समझ लें कि प्रकाश की किरण जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो जाती है अगर वो ध्रुव पर आती है। ठीक है, और जो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जिस एंगल में आएगी उसी एंगल में जाएगी, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इन 4 नियमों से जो है हम लोग अवतल दर्पण का जो जितने भी प्रतिबिंब बनेगा इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला जो है प्रतिबिंब बनाते हैं और इसके क्या प्राप्त होता है। जैसे पहले से ही हम बना लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ गया है, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, कि जब वस्तु को या बिंब या वस्तु एक ही होता है, अनंत पर रखते हैं। ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो देखिए अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो ये किधर से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और फिर यहाँ पर भी देखिए ये अनंत पर वस्तु रखा है, यहाँ पर भी अनंत से जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये भी किधर से जाएगी, फोकस पर। तो यानी कि इधर से जो फोकस पर आई, इधर से भी जो फोकस पर गई, तो यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर वस्तु का अनंत पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। हालांकि ये सब पहले ही ट्रिक बता दिए हैं, आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है चैप्टर से होगा, नाम उसका थंबनेल में लिखा हुआ वीडियो का। अब इसका देखिए प्रकृति, नेचर जो भी आप बोलते हैं कि
अब इसका क्या क्या होगा, जैसे पहला है कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, ये पहले ही बता दिए हैं डब्बा वाला माध्यम से। और तीसरा जो है वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदु आकार का होता है। अवतल दर्पण में जो 4 किस्म का जो बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। एक जो बनता है वो पीछे बनता है जो आभासी और सीधा होता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है, ये देखिए इन्फिनेटिव यहाँ अनंत है और ये है वक्रता केंद्र, तो इस दोनों के बीच में ये वस्तु को रखें और मुख्य अक्ष के समानांतर जो है ये पैरेलल प्रकाश किरण आई है, तो ये फोकस होकर गुजर रही है। और दूसरी किरण जो अगर वक्रता केंद्र से अगर हम पास कराते हैं तो ये वक्रता केंद्र कर ही लौट जाती है, जो अभी बताए रूल नंबर 3 में। आप पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जब ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आई, इधर ही गई, और इधर से जब पैरेलल आई और फोकस होकर जब इधर गई, तो यहाँ पे दोनों का जो है कटता है, परावर्तन की किरणें, है ना। यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, है ना। तो प्रकृति बिंब का कैसा रहेगा कि यहाँ पे बनेगा, इसका स्थिति कैसा रहेगा, तो स्थिति इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। दूसरा है कि इसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, साइज इसका आकार कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, यहाँ पर भी समझ गए। अब क्वेश्चन, अब देखिए जो इमेज फॉर्मेशन 3 नंबर, कि जब अगर हम प्रतिबिंब जब हम लोग कहाँ रखते हैं, 1 मिनट, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखें। ठीक, और उसके बाद जब यहाँ मुख्य अक्ष के जो है, यहाँ मुख्य अक्ष ये पोल है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख दीजिए तो बढ़िया रहेगा, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर देखिए कि जब मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई है तो ये फोकस से होकर के गुजरी है, और दूसरा कि जब फोकस से प्रकाश की किरणें आती है, जो रूल नंबर 2 में बताया अभी तुरंत, तो वो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो ये दोनों कहाँ जा करके कटी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आई, यहाँ से आकर के इधर आए, और फिर ये फोकस होकर के आया और यहाँ पे है, तो कटा कहाँ पे, यहाँ पे कटा। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये वक्रता केंद्र का पॉइंट है। तो अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ये पता है। तो इसका जो है स्थिति होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दूसरा बात क्या, इसका जो नेचर है यानी प्रकृति है वो कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, देखिए ये उल्टा है, जहाँ पे वास्तविक है वहाँ उल्टा होता है, जहाँ उल्टा वहाँ वास्तविक जुड़ा हुआ रहता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर तीसरा है कि वस्तु के आकार का बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर जो रखा हुआ वस्तु होता है अवतल दर्पण के सामने, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो उसी आकार का होता है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा जो इमेज फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, कि जब वस्तु, 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो समझ में और बढ़िया से आ जाएगा, दिखेगा भी। तो यहाँ पे देखिए कि जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा था, तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है, तो इससे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस होकर के गुजरेगी, तो यहाँ फोकस होकर गुजरा हुआ है। और ये आपको बताएं रूल नंबर 3 में कि जब केंद्र से होकर के कोई प्रकाश किरण जाती है तो फिर वो केंद्र वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। तो ये देखिए इधर से ये गया है और फिर ये इधर से ही क्या हुआ है, लौट आया है ना। तो ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं ये कहाँ पर टकराई, यहाँ पर टकराई, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना हुआ है ना। तो इसका जो स्थिति है वो क्या होगा कि प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो यहाँ देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना हुआ है। दूसरा इसका जो प्रकृति है वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए वस्तु छोटा है, यहाँ पे वस्तु क्या है, बड़ा है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि वास्तविक तथा
उल्टा होगा। तो उल्टा ही बन रहा है, यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे उल्टा। तो जहाँ उल्टा होगा वहाँ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, वास्तविक जोड़ देते हैं। और आपको ये सब भी याद रखना चाहिए कि अगर इन्फिनेटिव का बात करें तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अगर फोकस का बात करें तो यहाँ देखिए इन्फिनेटिव बनेगा, अगर वक्रता केंद्र का बात करें तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये 3 चीज़ आप याद रख लिए तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सारा हो जाएगा। अगर फोकस बोल रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, अगर इन्फिनेटिव बोल रहा है तो प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा। ये बहुत से बहुत हो गया और यहाँ लिखते हैं बहुत बड़ा। ठीक है, तो फिर यहाँ देखिए फोकस पर छोटा, फिर इन्फिनेटिव पर क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ वक्रता केंद्र पर, यहाँ वक्रता केंद्र पर भी बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बराबर बनेगा। तो ये सब छोटा छोटा बात जो आपको याद रखना होगा। अब कोई भी हम ले सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इन्फिनेटिव और कोई अगर पूछ जाए कि वक्रता केंद्र के बीच क्या होगा, तो इन्फिनेटिव का यहाँ बराबर हम क्या लिखें, एफ, तो यहाँ एफ लिख देंगे। और सी के बराबर क्या लिखें, सी। यानी कि वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया कि सी वक्रता केंद्र और एफ यानी फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो सी का मतलब सी ही होता है, यहाँ पे बराबर देके लिख देना है, समझ लेना है। और फोकस का मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनेटिव, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनेटिव और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। आगे पीछे ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब ट्रिक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये वस्तु का आकार, प्रकृति, स्थिति सब बता सकते हैं। जैसे अगर इन्फिनेटिव तो यहाँ वस्तु का आकार बड़ा होगा, सॉरी प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रतिबिंब जो बना था यहाँ फोकस है, यानी यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ फोकस का हम पहले ही छोटा लिख दिए। वक्रता केंद्र पर बनेगा तो वो क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है पहले भी सब सारा चीज़ बता दी है पिछला वीडियो में, वहाँ देखिए आप बहुत बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक इसमें और इमेज बाकी रह गया, वो दूसरे वीडियो में बता देंगे कभी, इसमें फ़िलहाल बनाई नहीं हुई, भूल गए थे हम। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इसको नोट्स भी बना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको एग्ज़ाम के समय में याद करने में आसानी होगा और बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।